बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने बैठे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या मौजूद है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में ना टोटल चार हिस्से हैं। पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर वो चार्जेस के बारे में बात करता है, स्टैटिक चार्जेस, फील्ड के बारे में बात करता है, अर्थिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द मेटल स्फीयर वगैरह के बारे में बात करता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, जिसके बारे में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपको अच्छे से पास रिपीट्स करके अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कोई हल्की चीज़ नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ डेफिनेशंस करंट की, वोल्टेज की, आपके डायरेक्शंस ऑफ वोल्टेज की, बेसिकली फ्लो ऑफ करंट के बारे में, ये सारे पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। वोल्टेज के डेफिनेशन, ईएमएफ के बारे में, वोल्टेज के बारे में, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सेल्स इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, मतलब ये तमाम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का पार्ट है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का, वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में फिलामेंट लैम्प का आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस फिलामेंट लैम्प के रिलेटेड पास्ट पेपर्स में मौजूद हैं बेतहाशा। तो फिलामेंट लैम्प के हवाले से आता है, उसके ग्राफ बनाने के हवाले से आता है, आपके एलडीआर वगैरह के हवाले से आता है। आज जो है ना, मैं एलडीआर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन रिलेटेड डिटेल्स होंगी ज़्यादा। बाकी वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, मीटर को कनेक्ट करना है, ये दो हिस्से हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हमने समझने हैं। उसके बाद इन दोनों के ऊपर एक चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है डीसी सर्किट। अब डीसी सर्किट जो है ना, वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा हुआ होता है। उसमें रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल किस तरह बिहेव करते हैं, वहाँ पे करंट का बिहेवियर क्या होता है, करंट इन सीरीज में, करंट इन पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल आना चाहिए। वोल्टेज के बारे में बात होगी, रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी। फिर हम कुछ क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर भी अटेम्प्ट करे हैं, मैं जल्दी से एक ओवरव्यू देता हुआ आप लोग को आगे मूव करूँगा ताकि आपको मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। फाइनली इसके बाद आती है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट एन एप्लीकेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपकी डेली लाइफ से। ये वो चार चैप्टर है जो आज हमने 2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह रिवाइज करना है। शुरू करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के आगे से मूव करते चले जाएंगे। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज बेसिकली अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, जो कि क्या करती है, जब भी जिस किसी भी चीज़ के पास, जिस किसी भी मैटर के पास ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। चार्ज दो किस्म के, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में ऑलरेडी पता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्स होता है आपका। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। चार्ज का यूनिट, अब जो आप चार्ज का यूनिट रखोगे वो कूलम्स रखोगे, ये ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। इसका सिंबल कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायग्राम्स आपको बनाने को आती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायग्राम आपको जो है स्फेरिकल, जब एक अलग से चार्ज आपको दिया जाएगा जिसमें पॉजिटिव होगा, उसकी फील्ड आपकी निकल रही होगी, और जो नेगेटिव होगा उसके अंदर फील्ड एंटर हो रही होगी। आपने ये फील्ड बनानी है रेडियल फील्ड करके। आपने जो है दो चीज़ों का ख्याल करना है, एरोस की डायरेक्शन का और रेडियल फील्ड बनानी है। अगर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ जाए तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने आ जाए, इस तरह की डायग्राम बनेगी। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने आएंगे, ये डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी, बस फर्क ये होगा कि एरो की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी, सॉरी। नल पॉइंट उसके अंदर भी बनेगा। नल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। एक चीज़ का बहुत ख्याल करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, फिर भी लोग गलती करते हैं। और गैप बिटवीन द फील्ड इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपकी फील्ड आगे जाते हुए कमज़ोर हो रही है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायग्राम हम बनाते हैं पैरेलल प्लेट्स में। ये एग्जामिनर बनाने को दे चुका है, 4-5 क्वेश्चन मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आपको जो फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। पहली पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड मूव करती है। दूसरा पॉइंट, आपकी जो एजेस के ऊपर फील्ड होती है वो रेडियल फील्ड। बच्चे ये बनाना भूल जाते हैं, ये बनाना भूल जाते हैं। ये वाली सीधी सीधी वाली बना देते हैं, लेकिन ये जो एजेस वाली जो होती है ये नहीं बनाते हैं ये लोग। तो ये इसका ख्याल करना है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव वाला कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव वाला, और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अ बॉडी अचीव द चार्ज ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है
कि हमारी जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होते हैं आपके। लेकिन अगर हमारा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बंदा है उसकी बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा जो बॉडी होती है या तो वो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को या लूज करेगी। देयर इज नथिंग टू डू विद द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। प्लीज प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं कीजिएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अब जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मशहूर ज़माना क्वेश्चन है, और ये बेतहाशा आता है, बेतहाशा। वो ये है कि एक प्लास्टिक रॉड है, उसको वुलिंग क्लॉथ से रब किया जाता है। जब उस प्लास्टिक रॉड को वुलिंग क्लॉथ से रब किया जाता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, हमारी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट क्या होती है? दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बोथ एटम। यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ के भी एटम्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होते हैं वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। इस केस के अंदर जो आपका वुलन क्लॉथ है इसके इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड है, तभी वो इलेक्ट्रॉन जम करके प्लास्टिक रॉड में आ गए। वुलन क्लॉथ बन गया पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और प्लास्टिक रॉड बन गया पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि ये दोनों, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। अब जब इन दोनों ने अब द बॉडी इन कॉन्टैक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर देती है दूसरा गेन कर देती है। जब एक लूज कर लिया दूसरा गेन कर लिया तो अब जो है इंसुलेटर की सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, वुलन क्लॉथ उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिवली चार्ज हो गई, रॉड उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, पहली चीज। आंसर शुड ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, हमने पहले भी बात की है, प्रोटॉन के टर्म्स में आपने आंसर नहीं देना है। एज बोथ बॉडी अचीव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि भाई आपके जो है क्या इफेक्ट आता है अगर एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया दूसरे ने गेन कर लिया, तो अब क्या होगा? भाई जाहिर है, सिंपल सी बात है, ऑपोजिट चार्ज हो गए तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हमने बात करनी है अर्थिंग के हवाले से। हमारी जो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इट्स बेसिकली कनेक्टिंग अ बॉडी विद द ग्राउंड, इट्स कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, जब भी आप जो है किसी भी एक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हो तो ये आपका अर्थिंग का प्रोसेस कहलाता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, रिमूव चार्ज फ्रॉम अ बॉडी। जो भी आपकी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस रखा जाता है। हमारा अर्थ को माना जाता है कि इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि बेसिकली अगर एक पॉजिटिवली चार्ज आपका चीज़ है उसको हमने न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिकली जब ये अर्थ इसके करीब ज्वाइन किया जाता है तो अर्थ को ये सिग्नल जाता है यार इसके पास पॉजिटिव ज़्यादा है, तो अर्थ क्या करते हैं अपने नेगेटिव निकाल के इसको दे देता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आप नेगेटिवली चार्ज स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उसका क्या हाल होगा? अर्थ को सिग्नल जाएगा यार इसके पास बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके अंदर से नेगेटिव मूव कर लेता हूँ। आप जरा गौर कीजिएगा, मैं दोनों चीज़ों में जो मूवमेंट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करते हुए हमने मूव करना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब चार्जिंग द मेटल स्फीयर के हवाले से बात करते हैं कि मेटल स्फीयर को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर लेते हो। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूट्रल मेटल स्फीयर। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि आपके जो है चार्जेस नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द स्फीयर। इसके नीचे आप इंसुलेटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। इंसुलेटिंग सपोर्ट आप इसलिए प्रोवाइड करते हो, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि इंसुलेटिंग सपोर्ट क्यों दी जाती है। इंसुलेटिंग सपोर्ट हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर हम इंसुलेटिंग सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमारे कोई कंडक्टिंग सपोर्ट होगी, तो नतीजा ये निकलेगा कि जब हम इस मेटल स्फीयर को चार्ज बनाएंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंसुलेटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। जब भी हम मिसाल के तौर पे नेगेटिव चार्ज रॉड इसके करीब लेके आते हैं, देखो जब स्फीयर को हमने पॉजिटिव बनाना होता है ना, जब स्फीयर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो रॉड हम नेगेटिव लेके आएंगे, जब स्फीयर को हमने नेगेटिव बनाना है तो रॉड हम पॉजिटिव लेके आएंगे। इस चीज़ का ख्याल करते हुए चलना है। अब मिसाल के तौर पे हमने नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आ गए, नेगेटिव चार्ज रॉड ने क्या किया, इसको पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव को रिपेल कर लिया। अब नेगेटिव को रिपेल कर दिया, अब क्या करेंगे भैया? अब ये करेंगे जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो अर्थ को सिग्नल जाएगा यार इसके पास तो बहुत सारे नेगेटिव है, तो इसके अंदर से नेगेटिव वो अपने अंदर ले लेगा। तो नेगेटिव जो है वो मेटल स्फीयर से होते हुए वो अर्थ के अंदर मूव कर जाएंगे, ये मामला होगा। तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो इनटू द अर्थ। जब नेगेटिव चार्जेस अर्थ से फ्लो होंगे तो आप फिर अर्थ को क्या कर दोगे? डिस्कनेक्ट कर दोगे। अब अर्थ को डिस्कनेक्ट करने का बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पॉजिटिव यहाँ रहेंगे। जैसे ही आप रॉड को रिमूव करोगे तो ये रॉड को रिमूव करने से जो आपके
चार्जेस हैं वो इक्वली स्प्रेड आउट हो जाएंगे आपके मेटल स्फेयर के अंदर। अच्छा, एक चीज़ को बड़े ध्यान से रखना, आप ये मेटल स्फेयर है ना, मेटल स्फेयर एक कंडक्टिंग स्फेयर होता है। कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि चार्जेस कैन मूव विद इन इटसेल्फ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये एक आपका इंसुलेटिंग होता है ना, तो आपका ये चीज़ हटा लेने से यहाँ पे से चार्जेस मूव नहीं करते बल्कि चार्जेस यहीं रहते हैं। मैं दोबारा एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ इंसुलेटिंग स्फेयर होती, कंडक्टिंग स्फेयर नहीं होती, मेटल स्फेयर नहीं होती, तो ये चार्जेस स्प्रेड आउट नहीं होते बल्कि एक जगह मूव कर एक जगह रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंसुलेटिंग जो स्फेयर्स होते हैं उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो चार्जेस को मूव करने में हेल्प आउट करें। हाँ अब्दुल्ला बोलो बेटा। सर ये स्पेसिफिक चीज समझनी है। ये इंसुलेटिंग वाली ना। जी जी। अच्छा देखो, होता क्या है यार कि जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स की खुसूसियत ये होती है कि वो ना इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को अपने अंदर इक्वली स्प्रेड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि जो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेटल्स को तुम्हें पता है सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चार्जेस की मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जब आपकी एक इंसुलेशन वाली चीज़ होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक लेट से आप इसको ले लो, कोई कॉम्ब ले लो। कॉम आपको पता है प्लास्टिक से बना होता है, अगर हम इसे चार्ज करते हैं ना तो ये इसका ऊपर वाला चार्ज ही चार्ज रहता है। अब जब हम कोई रॉड वगैरह रिमूव करोगे ना अब इसमें से, तो ये चार्ज नीचे नहीं आएगा, ये इक्वली स्प्रेड आउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब होता है दैट हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तभी तो वो इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे जो है ना बेसिकली चार्जेस एक ही जगह पे रहते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस आता है। तो कभी कभार एग्जामिनर जो है ना इस तरह की बात आपसे पूछता है, इसलिए मैंने इस बात को मेंशन कर दिया। अब वही, अगर स्फेयर को नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा तो पहले न्यूट्रल स्फेयर लेना पड़ेगा, इसके सामने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आनी पड़ेगी जिसकी वजह से नेगेटिव इसके करीब आ जाएंगे, पॉजिटिव इससे दूर चले जाएंगे। पॉजिटिव वालों को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, अर्थ को सिग्नल ये जाएगा कि इसके पास नेगेटिव कम हो गए, तो वो अपने नेगेटिव निकाल के इसको देगा। जैसे नेगेटिव निकाल के देगा तो ये वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने के बाद जो ये नेगेटिव है यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव रह जाएंगे, इसको रिमूव करोगे तो ये चार्ज इक्वली स्प्रेड आउट हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी गलती बताऊं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो स्टूडेंट ये गलती करते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पे गलती की हुई है, वो ये गलती है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। देखो, न्यूट्रल स्फेयर का मतलब ये होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। कभी कभार हम लोग जो है ना जल्दबाजी में बनाने में ये गलती करते हैं कि यहाँ पे अगर 4 नेगेटिव है ना तो यहाँ पे 3 नेगेटिव पॉजिटिव बना दी, ये गलत है बेटा। आपने इक्वल नंबर रखना है, ठीक है। इक्वल नंबर शुरू में रखोगे तो इस बात की इंडिकेशन मिलेगी कि चार्ज पहले स्फेयर जो है पहले न्यूट्रल था। तो ये पूरा टॉपिक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। इसके अंदर अभी फ़िलहाल सर पहले रॉड रिमूव करेंगे यार, पहले हमेशा ना अर्थ वायर रिमूव किया जाता है अब्दुल्ला। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा भी गया था एग्ज़ाम के अंदर कि अगर आप पहले रॉड रिमूव करोगे तो क्या होगा, और पहले आप अगर मिसाल के तौर पे अर्थ वायर रिमूव करोगे तो क्या होगा। तो इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक अर्थ वायर हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम मिसाल के तौर पे रॉड रिमूव कर देते हैं, रॉड रिमूव करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव इक्वली स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो अर्थ को सिग्नल जाएगा कि यार इसके पास तो पॉजिटिव आ गए, तो वो नेगेटिव निकाल के इसको दे देगा। फिर जैसे ही अर्थ नेगेटिव निकाल के इसको देगा तो नुकसान क्या होगा, ये तो वापस से न्यूट्रल हो जाएगा स्फीयर, जबकि हमें तो इसे पॉजिटिवली चार्ज बनाना था। तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्थ वायर को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम रॉड को रिमूव करते हैं। अब जब रॉड को हम बाद में रिमूव करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि पॉजिटिव इक्वली स्प्रेड आउट हो जाता है। चलो ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी भाई आपकी, ठीक है। आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है, सबसे पहले भाइयों बहनों इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपको लाजमी पता होना चाहिए हर एक एक चीज़ के। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ डीसी पावर सप्लाई, सेल का एसी पावर सप्लाई, बैटरीज। बच्चे सेल और बैटरी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ये एक बड़ी वाली चीज़ और ये छोटी वाली लाइन जब वो सिंगल हो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये सेल कहलाता है। और जब ये दो हों तो वो आपकी बन जाती है बैटरी। तीन भी हो तब भी आपकी बन जाएगी बैटरी, ठीक है। छोटा जो बड़ा वाला एक टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। फिक्स रजिस्टर जो होता है वो इस तरह रिप्रेजेंट होता है, वेरिएबल रजिस्टर इस तरह से। वेरिएबल रजिस्टर की खुसूसियत ये होती है, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, ठीक है। एल डी आर इज अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। इनको देख लो, एल डी आर का सिंबल देख लो, थर्मिस्टर का सिंबल देख लो।
ये बनाने को भी आता है, कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलामेंट लैम्प को आप सिंबल देख लो, एम मीटर कैपिटल ए से, वोल्ट मीटर वी से, गैल्वानोमीटर सिंबल एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, तो बात करते हैं करंट के हवाले से। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट? इलेक्ट्रिकल करंट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूंगा, ये इंडोर्स करूंगा ये वाली डेफिनेशन। ये इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसका जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है करंट का, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस बात को समझना ज़रूरी है कि करंट होता क्या है। देखो, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुके हुए होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपके चलना शुरू हो जाते हैं, ये आपका बन जाता है करंट। तो तभी हम बोलते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये चार्जेस होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब पर्टिकुलर टाइम के अंदर मूव करते हैं तो चार्जेस अपॉन टाइम ये आपका बन जाता है करंट। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपॉन टाइम ये आपका करंट बन जाता है। ठीक है, आपका जो करंट का यूनिट होता है वो करंट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। ऐसा यूनिट करंट का जो होता है वो एम्पियर होता है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके Q इज इक्वल टू आई टाइम्स टी, यानी करंट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टाइम करके चार्ज भी निकाला जाता है, जो कि कूलम्स के अंदर मेजर किया होता है। एक क्वेश्चन हम गो थ्रू करते हैं। अ करंट ऑफ 500 मिली एम्पेयर, जरा यूनिट पे गौर कीजिएगा। मिली, मिली का मतलब आप समझ जाए 10 की पावर -3 है। अब करंट ऑफ 500 मिली एम्पेयर पासिस थ्रू अ लैम्प ऑफ इन 10 सेकेंड्स, कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज कैलकुलेट करना है, जाहिर है डेटा के हिसाब से हमारे पास करंट है और टाइम है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। करंट है हमारे पास 500, 10 की पावर -3, क्योंकि मिली एम्पेयर है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 कूलम्स। ठीक है, मिली एम्पेयर को हमने एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद वो बोल रहे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास इन दैट टाइम। हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन हमारे कितने के बराबर है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर है। तो हमने ये निकालना है कि बेसिकली 5 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल 5, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय x। जब इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। आगे जो है हमारा इस बारे में बात हो रही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के हवाले से बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को आप देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक होता है कन्वेंशनल फ्लो। ये अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर्स किए हो तो आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि ये भी पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो बेसिकली क्या होता है? इट्स अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है हमेशा होता है वो आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जबकि कन्वेंशनल फ्लो जो होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, कन्वेंशनल फ्लो इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपने बस अपने जहन में रखना होता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, हमारी कैलकुलेशंस के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कन्वेंशनल फ्लो इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो कन्वेंशनल फ्लो के हिसाब से होगी। फिर हमारी बात करते हैं डीसी करंट के हवाले से। डीसी करंट जो होता है, हमारा जो करंट होता है, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी करंट एसी करंट में फ़र्क ये होता है, डीसी करंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो सिंगल सेम होती है, जबकि एसी करंट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हाफ साइकिल बाद चेंज हो जाती है। एसी करंट के अंदर आपका ग्राफ पॉजिटिव भी मूव करता है, नेगेटिव भी मूव करता है, पॉजिटिव भी मूव करता है, नेगेटिव, इस तरह भी हो सकता है भाई। ठीक है ना, इसमें आपने दिमाग खोल के चलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा पॉजिटिव है, तो ये आपका डीसी करंट है क्योंकि सारा पॉजिटिव है। ठीक है, वो आपको घुमा सकता है इस चीज़ के ऊपर, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करते हुए हमने चलना है। डीसी करंट में हमारा सेल्स और बैटरी डीसी करंट होती है, और जो हमारी पावर प्लांट के अंदर जो एसी जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट होता है। एसी जनरेटर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में तुम लोग का अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। फिर बात करते हैं वोल्टेज के हवाले से। देखो, वोल्टेज के ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं। वोल्टेज क्या होता है? इट्स एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज दैट इज रन कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू रन अ कंपोनेंट। अब देखो, वोल्टेज ना क्या होता है बेसिकली, जब एक कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर जो है ना आपका बेसिकली जितना एनर्जी होती है, एक कूलम ऑफ चार्ज कितने होते हैं? एक कूलम ऑफ चार्ज होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी कैरी करते हैं ना, वो आपका वोल्टेज कहलाता है। अब वोल्टेज की ना दो कैटेगरी, अब वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना 5 वोल्ट एनर्जी कैरी करें, हो सकता है ये 6 वोल्ट एनर्जी कैरी करें, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग।
वोल्टेज की ना दो कैटेगरी होती हैं जो पूछी भी जाती है, दैट इज वन इज द ईएमएफ, द अदर वन इज द पीडी। ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ये आपकी बैटरीज पावर सप्लाईज के अराउंड होती है। पीडी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज अराउंड द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज बल्ब और रेजिस्टर्स। ईएमएफ की खुसूसियत क्या होती है, अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे अगर तुम बैटरी लगाते हो ना भाई, तो बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो चीज़ कहलाती है ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, इस तरह की कोई भी यानी इलेक्ट्रिकल से दूसरी फॉर्म ऑफ द एनर्जी के अंदर जब कन्वर्जन होती है, वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। ईएमएफ की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द कंप्लीट सर्किट। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, कभी 1 मार्क की आती है, कभी 2 मार्क्स की आती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट उसके ऊपर लिखना फर्ज आइन है, ठीक है। ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रहे एक बात, जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वही आपका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ जो है वो मैं ऑलरेडी कोट कर चुका हूँ, ठीक है। ईएमएफ जो है, अब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आ जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पासिस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट। अब 2 पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। एक रेजिस्टर है, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट लेके यहाँ पे आया वो 8 वोल्ट, तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के दरमियान के 8 माइनस 12 आपका 4 वोल्ट हो गया। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 4 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 12 है, यहाँ का पोटेंशियल 8 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले आप, 12 माइनस 8 दैट इज 4 वोल्ट, इस वजह से इनको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली जो है यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो सेम है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन के अंदर फ़र्क है, कॉन्सेप्ट के अंदर फ़र्क है, ठीक है। वो ईएमएफ जो होता है वो बैटरीज के अराउंड होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपके रेजिस्टर्स वगैरह के अराउंड होते हैं। इन चीज़ों को जहन में रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है भाई। सेल्स इन सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे सेल सीरीज़ के अंदर लगे होंगे तो दे विल बी सिंपली एडेड, इनका वोल्टेज सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे 2 सेल इस तरह से लगे हुए हैं, दोनों का करंट इस तरफ जा रहा है, तो दोनों का करंट, दोनों का वोल्टेज फिर आपस में ऐड अप हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक सेल सीधा लगा हुआ है, दूसरा सेल उल्टा लगा हुआ है, तो अब इन दोनों का जो है ना वोल्टेज ऐड नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर ये दोनों ही उल्टे लगे हुए हैं, दोनों 3 वोल्ट के हैं, तो ऑफकोर्स फिर जो टोटल वोल्टेज आपके सर्किट में चल रहा होगा वो 0 वोल्ट होगा। अगर दो एक डायरेक्शन के अंदर लगे हुए हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है, तो दोनों के तीनों को आप क्या कर दोगे, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दोगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपके सेल सीरीज़ के अंदर काम करते हैं। सेल्स इन पैरेलल, ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग एग्ज़ाम के अंदर भी देख चुके हो, और बेसिकली आप लोग उस चीज़ के अंदर पास पेपर्स करते हुए ये वाला क्वेश्चन देख चुके हो। जब सेल्स आपके पैरेलल में लगते हैं तो क्या होता है, सेल्स आपके पैरेलल में लगते हैं तो आपका जो वोल्टेज होता है कंबाइंड वोल्टेज, वो आपका सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा रिवर्स सेल का वापस समझाते हैं। रिवर्स सेल में असर ये चीज़ है यार, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। अब दोनों जो है ना बिल्कुल सही लाइन में लगे हैं, जैसे ये 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, तो इनका जो है ना ऐड हो जाएगा, 3 + 3 = 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल इस तरह से लगा हुआ है और दूसरा सेल उल्टा करके लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसका करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसका करंट इस डायरेक्शन में जाना होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो इस केस के अंदर जो है ना, हम इन दोनों को ऐड नहीं करते, बल्कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आता है वो 0 वोल्ट आता है। तो ये बेसिकली रिवर्स सेल लगाने का साइकोलॉजी। अंडरस्टूड सर? अगर डिफरेंट वोल्टेज हो, अगर डिफरेंट वोल्टेज होंगे उस पर, तो उसी हिसाब से होगा ना। देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला सेल और ये वाला सेल एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और ये वाला जो सेल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो देखो मैंने इनका जो ना सिंपल 3 + 2 कर दिया। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपकी ये होगी, जो करंट होता है ना वो पॉजिटिव वाले पार्ट से निकलता है,
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ के पॉजिटिव वाले पार्ट से निकलेगा, तो अब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसकी डायरेक्शन उल्टी है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? गुड। अब सेल्स इन पैरेलल की बात करते हैं। ठीक है, माइक खोल के भी आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा एक अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, सेल्स इन पैरेलल के अंदर यार क्या होता है, सेल्स इन पैरेलल के अंदर जो हमारे जो वोल्टेज होता है ना, कंबाइंड वोल्टेज सेम रहता है। कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा आपको कि यहाँ पे 2 वोल्ट दे दे, यहाँ पे 1.5 वोल्ट दे दे, आप परेशान हो जाओगे ऑफ कोर्स। तो इस तरह की चीज़ ना सिलेबस के अंदर है, ना ही वो आपसे पूछेगा। आपके लिए वो क्या बोलेगा कि दोनों के दोनों वोल्टेज सेम है। ठीक है, ये चीज़ तो वो ए लेवल्स वालों के साथ नहीं करता, तो आपके साथ क्यों करेगा। तो सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ आर अटैच इन पैरेलल, द कंबाइंड वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, यानी दोनों का जो ईएमएफ होता है वो आपका कंबाइंड का बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ जो यहाँ पे आएगा वो इक्वल आएगा। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला एडवांटेज जो होता है, इफ़ वन सेल फेल्स द अदर वन कीप द सर्किट वर्किंग। और दूसरा एडवांटेज, बाय द वे ये दोनों एडवांटेजेस जो है ना वो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। सेल्स लास्ट लॉन्गर एज लोड ऑन ईच सेल इज नाउ रिड्यूस, करंट एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बिटवीन सेल। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो 5 एम्पियर करंट की है ना, तो 5 एम्पियर करंट की आधा 2.5 एम्पियर करंट ये प्रोवाइड करेगा, 2.5 एम्पियर करंट ये प्रोवाइड करेगा। तो करंट जो है वो दोनों मिलके सपोर्ट करते हैं, जो नीड होती है ना वो दोनों मिलके पूरी करते हैं। तो एक सेल के ऊपर जो है ना पूरा लोड नहीं पड़ता है, इससे ये बेनिफिट होता है इसका। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस तो देखो अपने अल्फाज में बात करें तो रेजिस्टेंस बोलते हैं रुकावट को, लेकिन अगर हम बात करें डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से, तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट अक्रॉस अ रेजिस्टर। आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई इसका फॉर्मूला होता है। आप आगे वी इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, उसी को रीअरेंज किया हुआ है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट ओम्स के अंदर मेजर किया जाता है, इसका सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर जो होता है ना वो दो चीज़ों के ऊपर, देखो फॉर्मूले से आप कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करो। रजिस्टर जो होता है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज उस जगह होगा, और आपके करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट कम होगा, और इस तरह से आपका उल्टा बिहेव करता है ये। तो पहले तो ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है, रेजिस्टर्स के हवाले से। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे दोनों तरफ वोल्टेज सेम है, लेकिन एक का करंट कम है दूसरे का करंट ज़्यादा है, तो जिस तरफ करंट ज़्यादा है हम बोल सकते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस विल बी लेस। और जिस तरफ करंट कम होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा निकलती है, यहाँ की रेजिस्टेंस कम निकलती है। रेजिस्टेंस जो होता है वो तीन चीज़ों पर, तीन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एक मज़े की चीज़ हो गई बहरहाल। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होती है ना हमारी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। चलो लेट्स गेट बैक टू द क्लास। रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करती है रॉ एल अपॉन ए के ऊपर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के आपने चीज़ों को समझना है। रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी बड़ी जो है आपकी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर होगा उतनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब कि जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। दो फैक्टर्स मैंने आपको यही समझा दिए। और तीसरा जो फैक्टर है आपका रेजिस्टेंस का रॉ एल अपॉन ए का फैक्टर है, रेजिस्टेंस और बेसिकली रॉ का। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ होती है कि जितनी ज़्यादा आपके बेसिकली रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कहलाती है ये। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये तीन फैक्टर पर्टिकुलरली मैंने इस फॉर्मूले से आपको समझा दिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी बड़ी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आप डिटेल्स अगर देखो तो ग्रेटर एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा, कितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर पाएंगे, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस हमारी अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अब एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी ये आप थोड़ा सा गौर करें टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से देखें, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यार ये वाला क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स आपकी बढ़ जाती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, द इलेक्ट्रॉन फेस डिफ़िकल्टी टू फ्लो, आपका करंट कम हो जाता है और रेजिस्टेंस फिर कंसिडर कर ली जाती है कि वो आपकी बढ़ गई है। तो ये टेम्परेचर वाला फैक्टर भी आपसे यार पूछा जाता है, थोड़ा इसका थोड़ा गौर से तवज्जो से लिखना। सही है, टेम्परेचर समझ नहीं आया है। टेम्परेचर वाले पार्ट में क्या नहीं समझ में, अब्दुल्ला पूछो, पूरा पार्ट नहीं। ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जैसे ही बढ़ता या है देखो, जब भी उससे आप टेम्परेचर फ्लो इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैं बताता हूँ, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ज़ाहिर है वो एनर्जी गेन करते हैं, जो आपको, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ है, ठीक है, जब आप इसका हीट अप करोगे तो इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, वो ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसे ही है। अब जब वो ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू कर देंगे, लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो जाना चाह रहा है, अब उस इलेक्ट्रॉन को जाने में मुश्किल होती है क्योंकि उनके वाइब्रेशंस की वजह से वो आराम से सीधा सीधा नहीं जा सकता, ठीक है। सर वो तो जल्दी रहेगा ना फिर तो। नहीं, यही तो गलती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुश्किल से जाता है, इसलिए क्योंकि आप अब देखो, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, मैंने ये एग्जांपल दी थी, जैसे अगर आप लोग सारे एटम हो और मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ जो क्लास के अंदर मूव कर रहा हूँ। अभी अगर आप क्लास के अंदर सेटल्ड होगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास के अंदर मूव करना। लेकिन लेट से हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और यू ऑल ऑफ यू गेट अनरेस्ट, आप इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देते हो, इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर देते हो। अब बीइंग एन इलेक्ट्रॉन, मुझे उस क्लास के अंदर से मूव करना ईजी नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। तुम इसकी एग्जांपल अब्दुल्ला एक और तरीके से भी ले सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रश लगा हुआ है, कोई बंदा कॉन्सर्ट में गया हुआ है, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, उस कॉन्सर्ट के अंदर जो है ना धक्कम पेली हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर हड़ाउड़ी हो जाती है। अब आपके लिए पता है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर सको। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, अगर सुकून का माहौल होता है ना तो वो आराम से मूव कर जाता है, लेकिन अगर वो अनरस्ट का माहौल होता है ना, जहाँ पे वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, तो अब नतीजा ये निकलता है कि करंट जो है वो आपका कम हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से करंट कम हो जाते हैं, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। अच्छा जी, बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें लिखना लाजमी है, दैट इज़ इट इज़ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। 1 मार्क की डेफिनेशन भी आएगी, तब भी जो है आपने यही लिखना है कि भाई, अच्छा जी, डिनाई कर दो इसे, ठीक है। अब 1 मार्क की डेफिनेशन भी आएगी ना, तो 1 मार्क की डेफिनेशन के अंदर भी जो है आपने क्या करना है, आपने दोनों बातें ही लिखनी है। पहली बात आप क्या लिखोगे, पहली बात आप ये लिखोगे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है, और दूसरी बात आप क्या लिखोगे, दूसरी बात आप ये लिखोगे द करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है। ये दोनों बात आपने लिखनी है कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दो बातें लिखनी है आपने, ठीक है। फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर होता है, वो ऑलरेडी तुम लोग को पता है। यार ओमिक कंडक्टर जो होते हैं ना, एक बात ध्यान में रखना, अशर दोबारा बोलो। एक में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हॉट होता है रेजिस्टेंस में, दूसरे में टेम्परेचर, यार वो वाले बात डिस्कस करेंगे, अच्छा टेंशन ले लो। अभी अभी मैं बात कहूँगा ना वो कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे ज़रा तरतीब से चलने दो। तो ये सीन्स है कि बेसिकली जो है आपका, अगर एक में आप जो है टेम्परेचर डायरेक्ट, हाँ, ओमिक कंडक्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा था यार। तो ओमिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है V इक्वल्स टू आई आर, ये फार्मूला आपका लगता है, वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनाया जाता है ना, हमने एटीपी के अंदर पढ़ा है ना, वोल्टेज और करंट जो जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन से शुरू होता है। और दूसरी बात ये कोशिश करनी है हमने कि वो जो ग्राफ होता है वो हमारा बेसिकली किससे स्टार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है ओरिजिन से। तो यहाँ पे भी देखो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जो हमारे ग्राफ होता है, अब दो रेजिस्टर्स हैं, उन दोनों का रेजिस्टर का ग्राफ हमारा सीधा सीधा बन रहा है क्योंकि दोनों ओमिक कंडक्टर हैं। लेकिन जो
R2 और R1 के रिस्पेक्ट से अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस को कंपेयर किया जाए और आपसे ये बोला जाए कि इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो R2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो वोल्टेज के करीब है, और R1 की रेजिस्टेंस कम है क्योंकि वो वोल्टेज से दूर है। या आप इस तरह भी बोल सकते हो कि R1 की रेजिस्टेंस कम है क्योंकि वो करंट के करीब है, और R2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो करंट से दूर है। तो जो वोल्टेज के एक्सिस के करीब होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और जो वोल्टेज के एक्सिस से दूर होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। हमेशा ये याद रखना। तो अगर मिसाल के तौर पे ग्राफ जो है ना टेढ़ा करके इस तरह से आ जाए, मिसाल के तौर पे ये वाला ग्राफ आ जाए आपके R1 R2, तो इस केस में R1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि वो वोल्टेज से करीब है, और R2 की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि वो वोल्टेज से दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे सूरत हाल होगी। तो ये पूरे मामलात हैं। आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई ओमिक कंडक्टर्स की। ओमिक कंडक्टर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। यार यहाँ पे जो है ना बड़ी तवज्जो से सुनो। नॉन ओमिक कंडक्टर्स ये वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले हम नॉन ओमिक कंडक्टर जो पहला पढ़ लें वो फिलामेंट लैम्प पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलामेंट लैम्प क्यों इंपॉर्टेंट है? फिलामेंट लैम्प इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पूछा जाता रहता है। अच्छा, फिलामेंट लैम्प जो होता है हमारा, सबसे पहले एक चीज़ को समझिएगा कि फिलामेंट लैम्प स्टार्टिंग में ओम्स लॉ को फॉलो करता है। वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्टार्टिंग में ओम्स लॉ को फॉलो करता है, बाद में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर उसका टेम्परेचर इतना कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ की शर्त क्या होती है? ओम्स लॉ की शर्त है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन फिलामेंट लैम्प चूँकि अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, तो ये थोड़े वक्त तक तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, फिर बाद में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अच्छा, जो आपका फिलामेंट लैम्प होता है ये हमेशा वोल्टेज के एक्सिस की तरफ बेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पे जो है ये आपका मूव करता है वोल्टेज के ऊपर, ठीक है, तो वोल्टेज एक्सिस की तरफ अगर मूव कर जाएगा तो बेसिकली हमेशा ये वोल्टेज एक्सिस की तरफ यहाँ पे मूव कर जाएगा। दूसरी तरफ आप देखो, अगर यहाँ पे वोल्टेज वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, पहले वोल्टेज था एक्स एक्सिस की तरफ तो वोल्टेज की तरफ मूव कर गया, अब वोल्टेज है वाई एक्सिस की तरफ तो वो आप इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो ये पूरी एक सूरत हाल है जो बनती है इसकी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, एक बार ध्यान में रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है ऑफ कोर्स। एक बात यहाँ ये चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट थी, हमने यहाँ पे डिस्कस भी की थी कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वोल्टेज उसके अराउंड बढ़ जाता है। इसके थोड़ा सा आप फ्लो चेक करें। वाइब्रेशन ऑफ एटम हमारी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्लो हो जाती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो फॉर द सेम इंक्रीज ऑफ वोल्टेज देर इज लेस इंक्रीज इन करंट। तो नतीजा क्या निकलता है कि हमारा जो ग्राफ है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड हो जाता है। हमेशा याद रखना कि आपका जो फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है पहले वो स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद वो बैंड हो जाता है वोल्टेज एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। ये दोनों बातें, यही वाली बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो वो करंट एक्सिस की तरफ बेंड होता है। बात करते हैं हम थर्मिस्टर के हवाले से। ठीक है, अब थर्मिस्टर को थोड़ा ना दिमाग खोल के सुनना, क्योंकि अब मैं वो बातें बताने वाला हूँ जो एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होंगी। थर्मिस्टर में एक बात बताऊं, थर्मिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। नॉर्मली हमने ये बात पढ़ी है, एक नॉर्मल रजिस्टर जो होता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन थर्मिस्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन थर्मिस्टर के लिए यही रेजिस्टेंस जो है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क क्रिएट होता है। अब होता क्या है थर्मिस्टर के ग्राफ्स में आपको बताऊं, जिस तरह फिलामेंट लैम्प के ग्राफ वोल्टेज की तरफ मूव कर रहे थे, थर्मिस्टर का जो ग्राफ है ना वो आपका करंट की तरफ मूव कर जाता है। कभी कभार आपसे जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से भी आपका ग्राफ बनवाया जाता है। तो यहाँ पे ये इन्वर्स से रिलेटेड होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती चली जाएगी। चलो, ये तो एक बेसिक हमारी बात थी थर्मिस्टर के हवाले से। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन भी की हुई है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, बेल रिंग करना शुरू हो जाएगी। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे थर्मिस्टर के हवाले से। ये वाली चीज़ ना गौर से सुनना।
जो मैं अब समझा रहा हूँ। कभी कभार ना आप इस तरह से करते हो, लेट्स से एक ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी के अराउंड यहाँ पे आपने एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक थर्मिस्टर लगाया, ठीक है, थर्मिस्टर लगा दिया आपने, और थर्मिस्टर के अराउंड जो है ना यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया। अब दो केसेस बनते हैं इसके अंदर, सही है। लेट्स से यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे ये 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 3 वोल्ट आ रहा है, अभी टेम्परेचर सही है। दो केसेस बनेंगे, एक है टेम्परेचर का इंक्रीज करना, और दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा टेम्परेचर का डिक्रीज करना। मैं ये बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से तवज्जो से सुन लेना। सीआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से होगा ये कि रेजिस्टेंस जो है थर्मिस्टर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीज हो जाएगी। जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो इसके अराउंड का जो वोल्टेज है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वोल्टेज अराउंड थर्मिस्टर डिक्रीजेस। अब जब वोल्टेज थर्मिस्टर के अराउंड डिक्रीज हो जाएगा ना, नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जो बल्ब है विल गेट डिम, बल्ब आपका डिम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली एक अफेक्ट आएगा। जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इसका ये नुकसान होगा। अब बात करते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, हम उसकी बात करेंगे उसमें, अभी हम थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलडीआर पे मैं मूव ही नहीं कर रहा, अभी हम एलडीआर पे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर टेम्परेचर कम करेंगे, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो नतीजा क्या होगा, रेजिस्टेंस अराउंड थर्मिस्टर जो है, रेजिस्टेंस अराउंड थर्मिस्टर वो आपकी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, सही है। रेजिस्टेंस अराउंड थर्मिस्टर इंक्रीज होगी तो वोल्टेज जो है थर्मिस्टर के अराउंड वो इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज अराउंड थर्मिस्टर इंक्रीज हो जाएगा। जब वोल्टेज अराउंड थर्मिस्टर इंक्रीज हो जाएगा तो जो आपका बल्ब है, बल्ब विल शाइन ब्राइटली, तो आपका जो बल्ब है वो ब्राइटली शाइन करेगा, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है थर्मिस्टर के अराउंड डिक्रीज हो गई, आपका वोल्टेज इसके अराउंड डिक्रीज हो गया, बल्ब आपका डिम हो गया, टेम्परेचर आपका जो है ना, अब मिसाल के तौर पर टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, जो इसकी रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगी। अब जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो आपका जो बल्ब है वो ब्राइटली शाइन करेगा। अब जब बल्ब ब्राइटली शाइन करेगा तो ये जो वोल्टेज आएगा ये आएगा कहाँ से, ये वोल्टेज आएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो अब जब वोल्टेज आपका यहाँ से आएगा तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा जो रेजिस्टर के अराउंड वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, वोल्टेज दोनों केसेस के अंदर लिखते हैं, जब थर्मिस्टर के अराउंड वोल्टेज आपका बढ़ता है ना तो रेजिस्टर के अराउंड वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाता है। तो थर्मिस्टर के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज क्या हुआ है, यहाँ पे थर्मिस्टर के अराउंड वोल्टेज कम हुआ है, तो वहाँ पे वोल्टेज अराउंड रेजिस्टर जो है, जो फिक्स रेजिस्टर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस कम होती है अब्दुल्ला, वो इन्वर्स लिंक होता है ना। अच्छा, बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से।
अब टेम्परेचर अगर मिसाल के तौर पे डिक्रीज़ होता है तो थर्मिस्टर के अराउंड जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। तो नतीजा क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा ना, वोल्टेज के अराउंड जो आपकी रेजिस्टेंस होगी, वोल्टेज अराउंड फिक्स रेजिस्टर, हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फिक्स रेजिस्टर। वोल्टेज अराउंड फिक्स रेजिस्टर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। सही है, ये इस तरीके से। तो ये पूरा प्रोसेस आपसे कभी कभार। ये ना दोनों आप एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आ रहा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चलो ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ये सुनो। मैं ये पहले बोल रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा। टेम्परेचर का जो है ना थर्मिस्टर से इन्वर्सली लिंक होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मिस्टर के अराउंड रेजिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो देखो थर्मिस्टर के अराउंड रेजिस्टेंस कम हो गई। तो सर टेम्परेचर का वो थर्मिस्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब देखो ओवरऑल ही टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो ना, तो बेसिकली कहीं से आप कोई, लेट से हाँ। यहाँ पे कोई हीट प्रोवाइड कर दिया आपने, तो ये जब इसका टेम्परेचर ये आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस जो है वो थर्मिस्टर की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो इसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज डिक्रीज होने, अगर एक हम बल्ब जला देते रेजिस्टर के ऊपर तो उधर क्या इफेक्ट तो होता, फिर अलग अलग होते फिर हैं क्या? उल्टा इफेक्ट आता है अब्दुल्ला, फिर इफेक्ट ये आता है कि जहाँ पे डिम हो रहा है ना वहाँ पे ब्राइट हो जाता है, जहाँ पे ब्राइट होता है वहाँ डिम हो जाता है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि रेजिस्टेंस जो है ना जब इसके अराउंड कम होती है तो इसके अराउंड वोल्टेज भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब डिम हो जाएगा। लेकिन जब वोल्टेज यहाँ पे कम होगा ना तो यहाँ पे बढ़ जाता है वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो कंज्यूम करना है ना। पहले 3 वोल्ट था, यहाँ पे 3 वोल्ट था, अब यहाँ पे अगर लेट से 2 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो पूरा कंज्यूम करना है आपने। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम होता है आपका, अब टेम्परेचर का लिंक थर्मिस्टर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो रेजिस्टेंस अराउंड थर्मिस्टर आपकी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस अराउंड थर्मिस्टर आपकी इंक्रीज होगी तो वोल्टेज थर्मिस्टर के अराउंड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब ब्राइटली शाइन करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब वो बल्ब की जगह ना कुछ भी लगा सकता है, वो बल्ब की जगह हो सकता है वोल्ट मीटर लगा दे, आपसे वोल्टेज पूछे। वो बल्ब की जगह हो सकता है आपका मोटर लगा दे, वो बोले कि मोटर कब चल रही है, मोटर कब नहीं चल रही। तो बेसिकली ना आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रटा रटाए एक चीज़ समझनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्ज़ाम के हवाले से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, ये थर्मिस्टर के बारे में बात हो गई, एलडीआर। अब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। यार एलडीआर ना एक स्पेशल किस्म का सेमीकंडक्टर होता है। अब ये डिपेंड करता है किस पर रेजिस्टेंस के साथ लिंक करता है ये। ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे, हाँ जी, तो मुझे बताइएगा पहले, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? हम्म। तो वापस हम शुरू करते हैं। ठीक है। और कंटिन्यू शेयरिंग। सही। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हम एलडीआर के बारे में बात कर रहे थे, यस। तो एलडीआर का जो कॉन्सेप्ट है ना,
वो बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है। एलडीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर जो है वो आपका लाइट इंटेंसिटी के साथ इन्वर्सली लिंक करती है। मतलब अगर एक एलडीआर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस है 1000 ओम्स। अब उसके ऊपर लाइट जो है ना, लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेट से, और लाइट शाइन होती है इसके ऊपर, तो इसकी रेजिस्टेंस ना रिड्यूस हो जाएगी 500 ओम्स। और अगर आप इसको डार्क में रख दोगे तो इसकी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सीन्स होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके हवाले से। लाइट इंटेंसिटी के हवाले से हमने बात की, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से आपका जो है ना ग्रेटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और आपकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लाइट इंटेंसिटी का इस तरह का ग्राफ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए। अब इसी के रेलेवेंट भी सबकी आवाज लैग हो रही है। लैग हो रही है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा अपना मोबाइल जो है ना चार्ज पे लगा दूँ। अब बताओ बेटा मुनाज़ा, सही है आवाज़? ठीक है। तो मैं एलडीआर के हवाले से बता रहा था। एलडीआर के हवाले से जो ना चीज़ें काफ़ी आती हैं। थर्मिस्टर के बारे में अलार्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बेल वगैरह। एलडीआर के हवाले से जो है ना लाइट वगैरह इस्तेमाल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एलडीआर के रिलेटेड एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक नॉर्मल रजिस्टर लगाया आपने और इसके आगे आपने लगा दिया एक एलडीआर, ठीक है। छोड़ो, ये एलडीआर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसके अराउंड वोल्ट मीटर हम इसके अराउंड लगाते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। अब मैंने ना फिक्स रजिस्टर के अराउंड बल्ब लगाया, आप ज़रा गौर करना। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, तो नतीजा क्या निकलेगा। लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नतीजा क्या निकलेगा, जो आपकी रेजिस्टेंस है एलडीआर की, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीज होगी तो वोल्टेज अक्रॉस एलडीआर डिक्रीज हो जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा कि वो अब यहाँ पे अगर वोल्टेज कम होगा तो वो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल वही सिमिलर इफेक्ट है, लेकिन देखो डिफरेंस क्या आएगा। जब वोल्टेज अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर इंक्रीज हो जाएगा तो अब जहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया ना, वो वोल्टेज यहाँ पे इसको भी मिलता है, तो आपका जो बल्ब है वो शाइन कर जाएगा। बल्ब विल शाइन, बल्ब आपका शाइन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो मतलब सब कुछ हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होने से एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस
LDR जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब वोल्टेज अक्रॉस LDR आपका बढ़ेगा तो वोल्टेज फिक्स रजिस्टर के, अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस फिक्स रजिस्टर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है, बल्ब विल गेट डिमर, ठीक है, बल्ब आपका डिमर हो जाएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये मैं आपको भेज दूंगा स्पेसिफिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था यार। अब यही सबसे मुश्किल पार्ट था पूरा, अगर आप देखो थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं LDR के हवाले से, हमने बात कर ली। LDR के बारे जो है बात जो है, हम जो जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ अबाउट डायोड। अब डायोड ना एक डिवाइस होती है आपकी जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करती है, ठीक है, मतलब ये इसका पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड, तो करंट को ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में अलाउ करती है। और अगर इस डायोड से आपकी लाइट निकलना शुरू हो जाए तो ये बन जाती है फिर LED, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो आपके घरों में लगी होती है ना LED, वो ये LED सर लाइट होती है। अगर नेगेटिव से करंट आ रहा होता है तो वो मतलब इसको रोक देती है डायोड। हाँ, अगर देखो पॉजिटिव से इस तरह करंट आ रहा होता है ना तो डायोड करंट जाने देता है, बल्ब लाइट अप हो जाता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर उल्टा करंट आने की कोशिश करते हैं ना तो अब ये डायोड नहीं जाने देता करंट, क्योंकि डायोड कहता है कि करंट सिर्फ आप इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो और नहीं, ठीक है। तो फिर डायोड क्या करता है, डायोड यहाँ पे करंट को रोक देता है और आपका जो लैंप है वो बेसिकली लैंप लाइट अप नहीं हो पाता है। ये कहलाता है रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। बाय द वे फॉरवर्ड बायस का जो ग्राफ होता है वो करंट की तरफ होता है, जबकि रिवर्स बायस का जो ग्राफ होता है वो वोल्टेज की तरफ होता है। फाइनली आज की, लेकिन ये तो पॉजिटिव से निकलता है ना करंट, इसमें तो नेगेटिव से निकल रहा है। कौन से वाले की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? जी हाँ। ये बड़ा वाला पार्ट है ना, बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव से करंट होता हुआ नेगेटिव में जा रहा है। और दूसरे वाले में? दूसरा वाले में यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा लेकिन डायोड रोक देगा यहाँ पे, तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। सही। तो ये बेसिकली है। कनेक्टिंग ऑफ एमीटर की बात करें, एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है आपके सर्किट में, इस तरह कनेक्ट होता है, कभी भी एमीटर इस तरह अक्रॉस कनेक्ट नहीं होता। जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा आपके पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब्दुल्ला आवाज़ बंद कर दो बेटा, जी। आवाज़ ऑफ कर दो। एमीटर जो है ना हमेशा वो रेजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है, कोई भी अप्लायंस होता है जिसका करंट आपने मेजर करना हो ना उसके साथ एमीटर लगाया जाता है, कभी भी उसके अक्रॉस या पैरेलल में नहीं लगाया जाता। जबकि वोल्ट मीटर जो है ना वो पैरेलल में लगाया जाता है, वो सीरीज़ में नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ में इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वो करंट को फ्लो होने नहीं देता, उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आप कहाँ से वोल्टेज मेजर करोगे फिर, ठीक है। जबकि पैरेलल में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अराउंड को वोल्टेज वो मेजर कर लेता है, करंट नीचे से मूव कर जाता है आराम से। वोल्ट मीटर को कभी भी आप सर्किट का, तो मतलब हमेशा ये पैरेलल में ही आएगा, कभी भी सीरीज में नहीं आएगा किसी भी कभी सिचुएशन भी नहीं में। होता, कभी भी नहीं होता, वोल्ट मीटर कभी सीरीज में नहीं लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का आपका ख़त्म हो गया। अब जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है आपका डीसी सर्किट का, वो हम कवर करते हैं। डीसी सर्किट के अंदर जो है ना, सबसे पहले इस चीज़ को समझो, डीसी सर्किट में दो तरह के केसेस होते हैं। डीसी सर्किट में जो पहला पार्ट होता है आपका, वो आपका सीरीज सर्किट का पार्ट होता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि रेजिस्टर एक के बाद एक लगा होता है। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि डीसी सर्किट्स को सॉल्व करते हुए आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल करना है कि सर्किट के अंदर खुद मूव करना है, स्टेप बाय स्टेप। कभी भी सर्किट को एज अ ग्लांस नहीं देखते, हमेशा सर्किट के अंदर रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। पॉजिटिव से करंट निकलता है, पहले रजिस्टर के अंदर जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, करंट डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सीरीज सर्किट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आगे चलते हुए आप करंट के बाद दो रास्ते आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, ये आपका पैरेलल सर्किट कहलाता है।
ठीक है। सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो पूरे सर्किट के अंदर सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता करंट में। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। मैं पहले सीरीज सर्किट के ऊपर पूरी बात करता हूँ, फिर हम पैरेलल पे आएंगे। वोल्टेज जो होता है वो सीरीज सर्किट का वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, मजे की चीज़, मैं इस तरह से नॉर्मली इस चीज़ को याद रखता हूँ, अगर एक चीज़ आपकी पूरे सर्किट में सेम रहती है ना तो दूसरी चीज़ डिवाइड होती है हमेशा, और अगर एक चीज़ आपकी डिवाइड होती है तो दूसरी चीज़ आपकी सेम रहती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे करंट सेम है तो वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होने का क्या मतलब? वोल्टेज डिवाइड होने का ये मतलब है कि जितना टोटल वोल्टेज आप यहाँ प्रोवाइड करते हो ना वो इक्वली डिवाइड होता है तीनों रेजिस्टर्स में। इक्वली तब डिवाइड होगा जब तीनों के रेजिस्टेंस इक्वल होगी, वरना वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। लेकिन अलबत्ता इन तीनों का आप सम करोगे ना तो वो आपका वी टोटल के बराबर आएगा, यानी वी टोटल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बात करें रेजिस्टेंस की तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल तीनों रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड अप कर देते हैं, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट्स की। पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, इसके अंदर करंट डिवाइड होता है। अब जरा करंट के हवाले से थोड़ा सा चीज़ों को समझो। पहले करंट यहाँ पे आया, I1 I2 I3, तीन जगह करंट डिवाइड हो गया आपका। और फिर जब ये करंट वापस से मिलेगा तो वापस से ये हमारा आई टोटल बना लेगा। जो आई टोटल हमारा यहाँ से शुरू होता है तीनों में डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वापस से ये कहाँ जाता है, ये दोबारा आई टोटल बना देता है आपका। तो आई टोटल विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, इसके अंदर पूरा वोल्टेज आपका सेम रहता है क्योंकि करंट डिवाइड हो गया तो वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होता है भाई? वोल्टेज में इसमें ये होता है कि यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, तो ये वोल्टेज होता है। अलबत्ता रेजिस्टेंस निकालने के लिए ना पैरेलल सर्किट्स के अंदर दो तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ये वाला फार्मूला जिसमें आपका r की पावर -1 की पावर -1, R3 की पावर -1 और होल की पावर -1। बच्चे होल की पावर -1 करना भूल जाते हैं, ख्याल करना है। या फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों फार्मूला एक्सेप्टेबल है। तो ये आपके डीसी सर्किट की एक छोटी सी रिवीजन थी। हम ज़रा इसके क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चंस के हवाले से बात करते हैं पहले डीसी सर्किट्स में। तो डीसी सर्किट में क्वेश्चन है आपका ये वाला। इस क्वेश्चन के अगर आप गौर से देखो, द डायग्राम शोज द कंपोनेंट ऑफ अ लाइटर फॉर अ गैस कुकर। गैस कुकर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें, पहले एक सेल लगा हुआ है, फिर एक सेल लगा हुआ है, यहाँ से एक यूँ करके एक वायर जा रहा है, एक रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर से होता हुआ एक वायर वापस आ रहा है, यहाँ पे स्विच है और फिर वापस से सेल। पहले दो सेल साथ होने चाहिए, यहाँ पे सेल्स के दरमियान स्विच है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका रेजिस्टर और जो आपका सर्किट जो स्विच है ये दोनों आपका पैरेलल में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये सीरीज में लगे, तो ये भी गलत हो जाए। आपका आंसर सीधा सीधा ए हो जाएगा। पहले दो सेल आ गए, अब आगे बढ़े, रेजिस्टर आया, रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर से अब वापस स्विच आया, ये स्विच आ गया और स्विच से वापस आपके क्या आ गए, सेल आ गए, वापस से सेल आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 वोल्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एट। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, जूल्स पर कूलम चार्ज, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट जूल्स पर कूलम। ऑफ कोर्स वही वाली चीज़ आ गई दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 54 में एक बैटरी, एक सेल, दूसरा सेल, दो सेल लगे हुए हैं और यहाँ पे दो सेल के साथ जो है दो लैंप्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे लैंप सीरीज में लगे हुए हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेल जो है सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि दोनों पैरेलल में तो इसलिए आपका ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ लाइटनिंग फ्लैश कैरीज 40 कूलम्स ऑफ चार्ज इन लास्ट 5 मिली सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज करंट। चूँकि यहाँ पे चार्ज गिवन है और यहाँ पे टाइम गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आपका I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज आपका 40 कूलम्स है, टाइम आपका 5 मिली सेकेंड है, 10 की पावर -3 कन्वर्ट करेंगे बाकायदा। 1 वोल्टेज वाला समझ नहीं आया यार। 1 वोल्टेज का मतलब आपने बताना है कि 1 वोल्टेज का यूनिट क्या होता है। वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स।
तो यूनिट क्या बन गया एक वोल्टेज का, जूल्स पर कूलम बन गया। तो सिंपल आपने यूनिट बताना था यहाँ पे, 1 वोल्ट आपका 1 जूल्स पर कूलम के बराबर होता है। सही है भाई अब्दुल्ला, समझ में आ गया? ठीक है, 23 पे आ जाओ। 23 बोल रहा है द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर हैज़ 10 एम्पेयर, इट इज़ स्विच ऑन फॉर 5 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द हीटर। अब हमने हमारे पास ये चार्ज करंट गिवन है, टाइम गिवन है, चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपने करंट निकालना है, करंट आपके पास है 10 एम्पियर। ठीक है, टाइम आपके पास 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे 5 × 60, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे आप। 40 की बात करते हैं। द डायग्राम शोज द 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर है, कंबाइंड रेजिस्टेंस इनकी निकालनी है। कंबाइंड रेजिस्टेंस चूँकि पैरेलल के अंदर है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे R1 की पावर -1, R2 की पावर -1, R3 की पावर -1, होल की पावर -1। जब इनकी -1 करके आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों इक्वल है। इसमें एक शॉर्टकट मैंने क्लास में ही बताया था, वो ये था कि जब तीनों रजिस्टर इक्वल हो ना, तो आपका 6/3 करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू 2 ओम्स। ये शॉर्टकट बताया, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि रजिस्टर इक्वल होने चाहिए। अगर 2 रजिस्टर लगे हुए होंगे, दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। फिर हमने ये 71 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी, 3 10 ohms resistor are connected together to form X, Y and Z। X पैरेलल में है, Y सीरीज के अंदर है, Z आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, Z का 2 पैरेलल के अंदर है और फिर वो सीरीज में लगा हुआ है। तो इसमें हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमने हर एक नेटवर्क का अलग अलग निकालना है। तो X के लिए निकालेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस पैरेलल में 3.33 आ रही है। जब हम Y के लिए निकालेंगे तो Y की रेजिस्टेंस जो है हमारी 30 आ रही है, क्योंकि सिंपल तीनों को ऐड करेंगे 10 + 10 + 10, क्योंकि तीनों आपकी सीरीज़ में। जब Z को सॉल्व करने आएंगे ना, तो Z को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसके पैरेलल वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे 10 और 10 को, तो हमारे पास आंसर 5 ओम्स आएगा। फिर हम 5 ओम्स को ऐड कर देंगे किसके साथ, 10 ओम्स के साथ, जो हमारे पास ये 10 ओम्स है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 15 ओम्स। तो हमें इस क्वेश्चन को देख के ये पता चला कि भाई सबसे, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे? क्या बोलिए? कह रही हूँ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे? अगर तुम लोग बोलोगे तो पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ क्योंकि वो इजी टॉपिक है तो वो छोड़ भी सकते हैं, मसला नहीं है, डिपेंड्स। मैं तो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी से ड्राई रही थी। सही है, तो बस सही है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी भी गो थ्रू कर लेंगे। जिसने रुकना होगा वो रुक जाएगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, ख़त्म। तो बेसिकली जी सर। हमारा ये है कि जो सर्किट हमारा पैरेलल में लगा होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, ये देखो। और जो सीरीज़ में लगा होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। और जिसका नेटवर्क होता है उसकी रेजिस्टेंस जो है दरमियानी होती है फिर। तो आप लोग बगैर कैलकुलेशन करे भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो विद यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और नेटवर्क के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो दरमियानी रेजिस्टेंस होती है। बात करते हैं 52 के हवाले से। द सर्किट शोज द 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी। ईच रजिस्टर हैज़ अ वोल्ट मीटर अक्रॉस इट एंड 2 of the voltages shown।
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है रेजिस्टर के अक्रॉस, हमने ये निकालना है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने बात करनी है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये 40 वोल्ट्स हैं, जिसमें से 10 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिया, 18 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिया, बाकी जितना बचा होगा वो कहाँ चला गया होगा, वो यहाँ पे। तो 40 माइनस 10 माइनस 18 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 12 वोल्ट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। सही है, इस तरह से। 68 पे आओ। Which diagram shows the arrangement of ammeter and voltmeter to obtain the reading? Find the power of a lamp. अब पावर ऑफ अ लैम्प निकालनी है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई वी। हमें करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए। करंट के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि करंट जो होता है हमेशा वो एमीटर जो होता है वो सीरीज़ में लगा हो। तो देखो यहाँ पे एमीटर सीरीज़ में लगा हुआ है। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि एमीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल में लगा होता है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगा होना चाहिए, इन्होंने वोल्टमीटर सीरीज़ में लगा दिया था। यहाँ पे देखो वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, अब फिलामेंट लैम्प के अराउंड ही वोल्टमीटर लगाना है, क्योंकि फिलामेंट लैम्प के आपकी पावर निकालनी इस वजह से। ठीक है, ये रीज़न। 48 द डायग्राम शोज अ सर्किट दैट हैज टू रेजिस्टर्स ऑफ सीरीज 12 वोल्ट का है। व्हाट इज द करंट, करंट के लिए फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है ना। वोल्टेज 12 इस्तेमाल करेंगे, करंट I रखेंगे, रेजिस्टेंस जब टोटल वोल्टेज इस्तेमाल करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करोगे। दैट इज I इज इक्वल टू 12/5, दैट इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर। इसको देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। द पावर सप्लाई ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से आप आओ तो यहाँ पे आपके दो ये जो है ना ये पैरेलल में लगे हुए हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ ये वाला जो रेजिस्टर है वो सीरीज में लगा हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर। मुझे कैसे पता चला पैरेलल सीरीज का, मैं जब सर्किट के अंदर मूव करा तो पता चला इन दोनों के अंदर जो है करंट डिवाइड हो रहा है। तो मैं समझ गया ये दोनों पैरेलल में लगा, फिर ये दोनों ज्वाइन होके यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब इन दोनों के साथ ये वाली चीज़ जो है वो सीरीज में लगी हुई है। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। जब पैरेलल वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास जो इस दोनों का कंबाइन आंसर आया वो आया 4 ओम्स। तो हम अपने सर्किट को ना इस तरह बना सकते हैं। मैं इन दोनों पार्ट्स को ना रिप्लेस कर रहा हूँ किस चीज़ से, 4 ओम्स से। ये 4 ओम्स हो गया। जब मैंने 4 ओम से रिप्लेस कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे निकालना है 2 ओम्स के अराउंड रजिस्टर निकालना है ना। तो 2 ओम्स के अराउंड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, डेट इज 2 + 4, क्योंकि सीरीज में लगे हुए ना ये दोनों। फिर मैंने सर्किट का करंट निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, करंट की वोल्टेज 18, रेजिस्टेंस 6 ओम्स, करंट आ गया पूरे सर्किट का 3 एम्पियर। अब मुझे जिस सर्किट के अराउंड जिस रेजिस्टर के अराउंड वोल्टेज निकालना है ना, हमें उसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा V इज इक्वल टू आई आर। करंट मुझे पता है 3 एम्पियर है, जो मेरे पास यहाँ से आ गया था। V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगा, करंट 3 एम्पियर आ गया, रेजिस्टेंस 2 आ जाएगा और आपका वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल डिवाइडर के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि पहले समझो पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है वोल्टेज का डिवाइड होना। ठीक है, वोल्टेज का डिवाइड होना पोटेंशियल डिवाइडर का ये मतलब होता है। अब मिसाल के तौर पे एक वोल्टेज यहाँ पे है, दूसरा वोल्टेज यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक वोल्टेज निकालना है। मुझे इतनी बड़ी जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, वो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, मुझे यहाँ पे सिंपल इसका वोल्टेज चाहिए। तो इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला ये होता है कि अगर मुझे इस रजिस्टर के अराउंड वोल्टेज निकालना है ना, इफ़ आई वांट टू फाइंड द V1, आई विल कीप द रेजिस्टेंस दैट R1 ऊपर और टोटल रेजिस्टेंस R1 और R2, टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा टोटल वोल्टेज के साथ। लेट्स से अगर मुझे इसका नहीं बल्कि इसका वोल्टेज निकालना है, तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए मैं V2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स V टोटल। इस तरह से आप निकाल लो। ठीक है, अब लेट्स से 37, क्वेश्चन नंबर 37 है। The diagram shows the potential divider system of the two resistors connected in 6 volt। अब मुझे रीडिंग निकालनी है वोल्ट मीटर के ऊपर, तो मैं सिंपल इसकी रीडिंग निकालने के लिए क्या करूँगा, V विल बी इक्वल टू जिसकी
अराउंड मुझे निकालना होता है ना, उसके रेजिस्टेंस ऊपर रखता हूँ, नीचे में क्या करूँगा, नीचे में टोटल रेजिस्टेंस रखूँगा, मल्टीप्लाई बाय करूँगा टोटल वोल्टेज एट 6, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है पोटेंशियल डिवाइडर के रिस्पेक्ट से, ये मैंने क्लास के अंदर भी करवाया था। अब मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो रेजिस्टेंस होती है आर इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए होती है, ठीक है, वे आर इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। लेट्स से द कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर और उसकी लेंथ डबल हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका आधा हो रहा है, तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए, लेंथ डबल हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो गया यानी a/2। तो इसको जब रीअरेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रॉ 2, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, दैट इक्वल्स टू 4l अपॉन ए, ठीक है, यानी ये 4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो आंसर आपका 4r हो जाएगा, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया। ये वाला समझ नहीं आया। देखो नॉर्मली वायर एक्स का जो फॉर्मूला है ना, वो सिंपल आर इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन है, ठीक है। जब वायर वाई की बात आई, आर वाई, तो हमारा फॉर्मूला हमने दोबारा रॉ, लेकिन अब चूंकि लेंथ वायर वाई की डबल हो चुकी है तो मैंने एल की जगह लिखा है 2l, और क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि आधा हो चुका है तो मैंने क्रॉस सेक्शनल ए डिवाइड बाई 2 लिखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी जी सर। अच्छा, अब जहाँ पे जो भी चीज़ डिवाइड में होती है ना, ऊपर लेके जाओगे ना वो चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो 2 ऊपर लेके जाओगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा 4, इसलिए मैं 4 रॉ एल अपॉन ए लिख रहा हूँ। अब इस चीज़ को ज़रा देखना, यानी आर वाई इज इक्वल टू 4 रॉ एल अपॉन ए। अब ये पूरा रॉ एल अपॉन ए किसके बराबर है, आर के, तो मैं पूरे इस रॉ एल अपॉन ए को रिप्लेस कर रहा हूँ आर के साथ, तो मेरे पास आर वाई विल बी इक्वल टू 4r, यानी आर वाई की वैल्यू जो होगी वो 4r के बराबर हो जाएगी। सही है सर। ठीक है, इसको देखो, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर पी इसकी सिलेंड्रिकल है, 80 ओम्स रेजिस्टर है। द वायर क्यू इज मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 टाइम्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स है और लेंथ जो है वो ट्वाइस है आपकी, लिखा हुआ है यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या होगी हमने ये बताना है, ठीक है। अब जाहिर है अगर मिसाल के तौर पे आपकी 80 ओम्स रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, और रेजिस्टेंस जो होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली लिंक करती है। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को 4 टाइम्स करता हूँ तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, तो ये डिवाइड बाय 4 कर लो, 4 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और ये 40 ओम्स, ये डायरेक्ट 40 ओम्स इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो था शॉर्टकट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक लॉन्ग कट भी है आपका। लॉन्ग कट क्या है भाई, लॉन्ग कट ये है कि जो वायर पी के रेजिस्टेंस है आर पी, दैट इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, और आर पी की वैल्यू आपके पास 80 ओम्स गिवन है, दैट इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ये हम आप साइड कर देते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। अब वायर क्यू पे आ जाइए। वायर क्यू जो है, रेजिस्टेंस क्यू आपने निकालनी है रॉ, अब आपको लेंथ है 2l, 2 टाइम्स l, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 है, तो 2 1 2, 2 2 4, या 2 अपॉन 4 आपने बाहर निकाल लिया और रॉ एल अपॉन ए यहाँ लिख लिया। अब ये पूरा रॉ एल अपॉन ए, वो रॉ एल अपॉन ए वो किसके बराबर है, वो 80 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रॉ एल अपॉन ए को रिप्लेस कर दूंगा 80 के साथ, तो मेरे पास 2 1 2, 240 आंसर आ गया, 40 ओम्स की रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डीसी सर्किट की छोटे सा ओवरव्यू था आप लोग के सामने। बाकी क्वेश्चंस वगैरह आप जब क्लास के अंदर मैंने करवाए भी थे अच्छे खासे, और आई गेस पता नहीं मैंने डीसी सर्किट रिकॉर्ड करे नहीं करे, लेकिन क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा डीसी सर्किट के क्वेश्चंस करवाएं। तो डीसी सर्किट ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है फाइनली। अब जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी है, आखिरी पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का ये आपका। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, सबसे पहले इसमें 3 फार्मूलाज आते हैं।
एक इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के फॉर्मूला है, दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला है। मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ आप इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला याद करें। P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, मजे की चीज़ ये है कि अगर आप पावर के फॉर्मूला याद करेंगे ना, एनर्जी के फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इस जब पावर के फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे ना, तो अब वो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, आई बी टी। आई स्क्वायर आर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, वो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। वी स्क्वायर अपॉन आर को मल्टीप्लाई बाय टी करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, दैट इज इक्वल टू एनर्जी एक्चुअली। तो ये पूरा जो है ना आपका पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को याद करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब एक यूनिट की बात करते हैं कि एक यूनिट क्या होता है। 1 यूनिट इज बेसिकली 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होता है। अब ये वो बिजली का यूनिट होता है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो। और एक बात मैं बताता चलूँ, ये किलोवाट आवर जो होता है ना, ये एनर्जी का यूनिट होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ये पावर का यूनिट लेके। ये पावर का यूनिट नहीं है, वॉट पावर का यूनिट है, किलोवाट पावर का यूनिट है। लेकिन किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट होता है। तो आपको जो बिल चार्ज किया जाता है वो एनर्जी के टर्म्स में चार्ज किया जाता है। तो एनर्जी आपके बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। पावर आपका एनर्जी में होता है किलोवाट, और टाइम्स आपका आवर्स में मेजर किया जाता है। बिल कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स जो है 50 वोल्ट जो होता है वो आपके लिए हैजर्डस होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 50 वोल्ट जो है ना सबसे कम आपके ऐसा होता है जो हैजर्डस होता है। जबकि जो आपकी पावर सप्लाई से एनर्जी आ रही होती है, वोल्टेज आ रहा होता है, जो पोटेंशियल आ रहा होता है, दैट इज़ 220 टू 230 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। कॉमन हैजर्ड्स में आपकी डैमेज इंसुलेशन, मिसाल के तौर पे कोई वायर छिला हुआ वगैरह है तो वो डैमेज इंसुलेशन कहलाती है। ओवर हीटिंग ऑफ केबल, मिसाल के तौर पे एक वायर के ऊपर आपने बहुत ही हैवी चीज़ चला दी। एक वायर है जिसके ऊपर आपने एसी चला दिया, वो वायर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो ओवर हीट हो गया, वो जल जाएगा। फ्लेम कॉज कर सकता है, फायर कॉज कर सकता है, मेल्ट हो सकता है। डैम कंडीशन, जो बारिश की कंडीशन होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा है। या फिर एक प्लग को एक्सेसिवली ओवरलोड कर देना, सॉकेट उसके ऊपर 3 पिन प्लग लगाते हैं, उसके ऊपर मजीद सॉकेट्स लगाते हैं, तो वो हर एक को अपना करंट अलग चाहिए होता है। तो एक सिंगल वायर होता है, वो सबों का करंट लेके आ रहा होता है, तो ये वायर को ओवरहीट कर सकता है, जला सकता है, ख़तरनाक चीज़ है। मेन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ बेसिकली जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, ठीक है। ये आपकी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती है। इसका तकरीबन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, और जो वोल्टेज होता है वो 220 टू 230 वोल्ट्स हम लोग कंसीडर करते हैं जो हमारे पास आती है। मेन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अंदर लाइव और न्यूट्रल वायर का कॉन्सेप्ट होता है। तो लाइव से करंट आता है और न्यूट्रल के अंदर करंट चला जाता है। फिर आता है 3 पिन प्लग का कॉन्सेप्ट। 3 पिन प्लग, जैसे हमारा ये एक सॉकेट है, हमारा बेसिकली एक प्लग है सॉकेट। उसके अंदर क्या होता है, एक बटन है, एक अर्थ है, एक न्यूट्रल है, एक लाइव वायर है। जो हमारा लाइव है वो इस तरह से आ रहा होता है, न्यूट्रल आपका इस तरह से, और अर्थ जो है आपका वो अर्थ से कनेक्टेड होता है, बाय द वे। और फिर आपका एक प्लग होता है जो आप बेसिकली 3D सॉकेट के अंदर लगाते हो। तो आपका अर्थ वायर यहाँ चला जाएगा, लाइव वायर यहाँ चला जाएगा, और न्यूट्रल वायर इसके अंदर चला जाता है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर पूछता है, वो ये है कि फ्यूज़ कहाँ कनेक्ट होता है। फ्यूज़ हमेशा हमेशा लाइव वायर के अंदर कनेक्ट होता है, कभी भी न्यूट्रल के अंदर, कभी भी अर्थ के अंदर फ्यूज़ कनेक्ट नहीं होता है। तो जो भी आपकी चीज़ है उससे पहले पहले फ्यूज़ कनेक्ट होगा हमेशा। फ्यूज़ लाइफ के अंदर। एक और मैं बात बताता चलूँ, ये करंट भी पूछा जाता है बेसिकली। डायरेक्ट जो आपका वायर का कलर होता है ना, वो भी पूछा जाता है। तो वायर का कलर अगर ब्राउन है तो वो लाइफ के लिए पूछा जाएगा, वायर का कलर ब्लू है तो वो न्यूट्रल के लिए पूछा जाएगा, और वायर का कलर अगर ग्रीन और येलो है तो वो आपका अर्थ वायर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो एक प्लग और एक सॉकेट इनसाइड द 3 पिन प्लग, ये हमारे आपको दिखाया गया है। इसके अंदर जो करंट है वो लाइव से होता हुआ फ्यूज़ में जाता है, फ्यूज़ से होता हुआ हीटर, और हीटर से होता हुआ वो आपका न्यूट्रल में चला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई मेल फंक्शन हो जाता है,
तो करंट जो है वो लाइव से होता हुआ जाता है फ्यूज़, और फ्यूज़ से होता हुआ मेटल केस में जाता है, और मेटल केस से होता हुआ वापस से आपका यहाँ से अर्थ में चला जाता है। अब वो न्यूट्रल में नहीं जा रहा बल्कि अर्थ में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप ये अर्थ वायर कनेक्ट नहीं करोगे ना, तो ये बंदे को ना यहाँ पे शॉक लग सकता है। तो इस बंदे को शॉक से बचाने के लिए अर्थ वायर कनेक्ट किया जाता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी से आपको ये सही है। अर्थ वायर क्या करता है? अर्थ वायर जो होता है वो हमें सेफ कर रखता है बेसिकली। जब भी करंट यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, तो जो लाइव से करंट आ रहा होता है वो, अब करंट के बाद यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। करंट प्रेफर करते हैं यहाँ पे जाना। क्यों? क्योंकि ये एक मेटल केस है, लो रेजिस्टेंस पाथ है। तो जब करंट यहाँ जाएगा और कोई बंदा अगर इसे टच कर लेगा तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। उस बंदे को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए हम अर्थ वायर यहाँ लगाते हैं। अब क्या करता है करंट? अब करंट जो है यहाँ से होता हुआ आपका अर्थ वायर के अंदर चला जाता है, और अर्थ वायर के अंदर से होता हुआ वो अर्थ के अंदर मूव कर जाएगा यहाँ से। और फिर मतलब जैसे फ्यूज अगर जैसे हुआ तो फिर उससे और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? फ्यूज़ जो होते हैं ना, फिर वो फ्यूज़ ये होता है कि फ्यूज़ बेसिकली करंट ज़्यादा जाने की वजह से फ्यूज़ ब्लो हो जाता है। तो जब भी इस तरह का कुछ मामला होता है ना, फ्यूज़ अपने आप को उड़ा देता है ताकि वो सर्किट को ब्रेक करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि कब ये हादसा होगा कब नहीं होगा। सही है। चलें ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन वाला वायर कौन सा है? ये ग्रीन वाला अर्थ का वायर है ना बेटा, बताया तुम्हें। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस, या डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 4 तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो किए जाते हैं। पहला प्रिकॉशन होता है डबल इंसुलेशन। डबल इंसुलेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे डबल इंसुलेशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। यहाँ तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मेटल का बना हुआ था ना। अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नॉर्मली मेटल के नहीं बने होते, वो बने होते प्लास्टिक के, ठीक है। अब प्लास्टिक अगर लाइव भी हो जाए ना तो हमें ख़तरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक से हमें बिजली का झटका नहीं लगता। और दूसरा बेनिफिट हमें क्या होता है कि जो हमारे जो वायर्स हैं ना, वो वायर्स भी इंसुलेटेड होते हैं। तो ये जो इंसुलेशन पे इंसुलेशन आती है ना, ये डबल इंसुलेशन कहलाती है। डबल इंसुलेशन का हमेशा मतलब क्या होगा? जो आपका अप्लायंस होगा वो हमेशा आपका जो अप्लायंस होगा वो हमेशा जो आपका अप्लायंस होगा वो अप्लायंस जो है एक प्लास्टिक की चीज़ से बना हुआ होगा। ये डबल इंसुलेशन का मतलब होता है। फिर कॉन्सेप्ट आता है अर्थिंग का। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने बताया और समझाया है कि अर्थिंग जो है वो हमें करंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। करंट लगने से प्रोटेक्ट करता है, वो अपने अंदर से सारा करंट लेके अर्थ को दे देता है, जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। फ्यूज़ और ट्रिप स्विच के बारे में बात करते हैं। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है जब कभी भी कोई फॉल्ट आता है, ठीक है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब कभी भी आपका इस तरह का फॉल्ट आता है ना, तो फॉल्ट आने की वजह से करंट जो है ना अचानक बढ़ जाता है, आपका करंट इंक्रीज़ हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर फ्यूज़ की एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है कि 3 एम्पियर का फ्यूज़ है। अब 3 एम्पियर का करंट ये बर्दाश्त करेगा, इससे ना ज़्यादा का करंट बर्दाश्त करेगा ना इससे कम का करंट। इससे कम का करंट तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा का करंट बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जब आपका कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट तो बढ़ गया। अब जब बड़ा करंट लाइव से जाएगा ना, तो लेट से 3 एम्पियर तक का करंट जा रहा है तो वो बर्दाश्त है उसे। जैसे ही 4 एम्पियर का करंट जाएगा, 4 एम्पियर के करंट जाने की वजह से ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा। अब जब फ्यूज़ ब्रेक होगा तो ये सर्किट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर फ्यूज़ ब्रेक होने का मतलब है, फ्यूज़ इस तरह की एक डिवाइस होती है, सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, उसके अंदर एक वायर लगा होता है। उसकी वायर की पर्टिकुलर रेटिंग होती है, लेट से 3 एम्पियर रेटिंग है, तो 3 एम्पियर तक का करंट वो वायर बर्दाश्त कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा का करंट आएगा तो ये वायर अपने आप को मेल्ट कर लेगा। मेल्ट करने को हम बोलते हैं फ्यूज़ ब्लो हो गया, फ्यूज़ ब्रेक हो गया। तो फ्यूज़ हमारे इस तरह से हमारी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब कौन सा फ्यूज़ हमें यूज़ करना चाहिए? फ्यूज़ को हम यूज़ करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पे मेरा जो हीटर है उसकी रिक्वायरमेंट है 3 एम्पियर, तो मैं यहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल करूँगा 4 एम्पियर का।
अगर हीटर है उसकी रिक्वायरमेंट है 2 एम्पियर, तो मैं यहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल करूँगा 3 एम्पियर का। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है, फ्यूज़ जो है ना जस्ट थोड़ा सा बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फ्यूज़ अगर मिसाल के तौर पे इसकी रिक्वायरमेंट है 3 एम्पियर, तो मैं 3 एम्पियर का ही फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उससे थोड़ा सा बड़ा सा इस्तेमाल करूँगा। हमेशा फ्यूज़ थोड़ा सा बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3.1 एम्पियर का करंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है 3.1 एम्पियर। करंट 3.1 एम्पियर का यहाँ पे जा रहा था, लेकिन आपने जो फ्यूज़ इस्तेमाल किया हुआ है वो 3 एम्पियर का फ्यूज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये डिवाइस तो कभी भी नॉर्मली ऑपरेट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्यूज़ हमेशा ब्लो हो जाएगा आपका जब कभी भी उसे इतना करंट चाहिए होगा। तो अब होगा क्या? अब आपके पास अगर 4 ऑप्शंस हैं, लेट्स से आपके पास एक 2 एम्पियर का ऑप्शन, एक 4 एम्पियर का ऑप्शन, एक 13 एम्पियर का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे 4 एम्पियर का ऑप्शन इस्तेमाल करोगे, 13 का इस्तेमाल नहीं करोगे। 4 एम्पियर क्या होगा? 4 एम्पियर इज जस्ट अबव द रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा अबव है। तो ये बेसिकली आपकी फ्यूज़ का तरीका है। या 5 एम्पियर का फ्यूज़ इस्तेमाल करोगे, डिपेंडिंग कि आपके पास सीआई में क्या ऑप्शंस गिवन है। कभी कभार ऐसा होता है सीआई के अंदर छोटे ऑप्शंस गिवन होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है सीआई में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपने जस्ट राइट फ्यूज़ अपना इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज़ आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो इन ऑप्शन में से आपका 5 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी थी। अच्छा खासा टाइम हो गया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन वगैरह अगर हो तो पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिसिटी पहली स्लाइड है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी हाँ, जो पहली स्लाइड। नहीं जो आनी चाहिए मुझे 3 सेकंड्स वो बनेंगे आए। ये वाली बात में समझ ही नहीं आती। यार इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ, इस पर थोड़ा सा वीडियो देख लो ना नहीं तुम। बात ना, मतलब ये ना वो मिक्स अप हो जाता है, मतलब पता है कौन सी वाली क्या है, लेकिन जब सामने कोई 5 नंबर क्वेश्चन आता है कुछ भी बहुत मिक्स हो जाता है। मैं एक थोड़ा सा मशवरा दूँ, कभी भी इस तरह का हुआ करे ना, तो यूट्यूब के ऊपर जो है ना छोटी छोटी वीडियोस होती है 3 मिनट 4 मिनट की, जो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन बता रही होती हैं, तुम ना वो देखा करो, उससे तुम्हारा ना माइंड क्लियर होगा। तो मैं यूट्यूब पे देखूँ। हाँ, क्या बुराई है? मतलब तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज मौजूद है ना, क्या क्या बुराई है? अगर मिसाल के तौर पे वो 3D करके तुम्हें इसके पीछे का दिखा दें, क्या मसला है इसमें? बल्कि मैं तुम्हें खुद भेज दूंगा ये 2-3 वीडियोस, सही है? सही है। मैं तुम्हें खुद भेज दूंगा ताकि तुम खुद ना उससे अंदाज़ा लगा के थोड़ा देख लो। और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलो सही है फिर। ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं, यू आर अलाउड टू गो। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है।